प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 और 52 के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ MCQ 6 के साथ। तो चलिए MCQ 6 के प्रश्नों को देखते हैं और उन प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न है, लोन्जाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक किसने कहा है? विकल्प में है प्लेटो, स्कॉट जेम्स, एब्राम्स और चौथा विकल्प है अरस्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोन्जाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक माना है स्कॉट जेम्स ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख। लोन्जाइनस का वास्तविक नाम है लोंगिनुस। लोन्जाइनस इसका अंग्रेजी नाम है। इनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी के बीच माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है वेरी इप्सुस। अगला प्रश्न है, जिस नायिका का पति या नायक नायिका के गुणों से आसक्त होकर वश में रहता है तो वह नायिका कहलाती है। विकल्प में है स्वाधीन पतिका, प्रोषित पतिका, परकीया नायिका और मुग्धा नायिका। जिस नायिका का पति नायिका के गुणों से आसक्त होकर नायिका के वश में रहता है तो वह नायिका किस श्रेणी की नायिका कहलाती है? तो वो जो नायिका होती है उसे हम स्वाधीन पतिका नायिका कहते हैं। इन प्रश्न में जो जितने भी विकल्प आए हैं उस विकल्पों को भी हम थोड़ा सा देखें। विकल्प नंबर ख में है प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका नायिका हम उस नायिका को कहते हैं कि जिस नायिका का प्रेमी अपनी प्रेमिका से किसी भी कारणवश उससे दूर चला गया हो तो वह नायिका प्रोषित पतिका नायिका कहलाती है। परकीया नायिका हम उस नायिका को कहते हैं कि जिसका प्रेमी या पति गुप्त रूप से पर पुरुष से प्रेम करती है तो वैसी नायिका को हम परकीया नायिका कहते हैं। कहने का मतलब है कि वह नायिका जो अपने पति के अलावे किसी और पुरुष से प्रेम करती है तो वैसी नायिकाओं को हम परकीया नायिका कहते हैं। और मुग्धा नायिका हम उस नायिका को कहते हैं जिसमें जिसमें यौवन का संचार हो रहा हो, जिसमें यौवन का आगमन हो रहा हो, यानी कि वयस संधि नायिका को हम मुग्धा नायिका कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागो पृथ्वी कन्या कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। उपरयुक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई है? विकल्प में है राम की शक्ति पूजा, जागो फिर एक बार, वर दे वीरा वादिनी वर दे, भारती जय विजय करे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। ये जो पंक्तियां है वह राम की शक्ति पूजा से ली गई है।
राम की शक्ति पूजा के लेखक हैं निराला। निराला ने यह रचना 1936 ईस्वी में की थी और ये जो रचना है राम की शक्ति पूजा, यह रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका के द्वितीय संकलन में संकलित है। अनामिका का पहला संस्करण 1923 में और दूसरा संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राम की शक्ति पूजा ये जो कविता है, यह कविता शक्ति छंद में लिखी गई है और यह जो रचना है राम की शक्ति पूजा, यह बांग्ला भाषा के कृतिवास रामायण पर आधारित है। इस रचना को महाकाव्यात्मक ग्रंथ भी कहा जाता है। निराला के काव्य संग्रहों को यदि हम देखें तो उसमें अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942 में। ये जो कुकुरमुत्ता है ये उनकी प्रगतिवादी रचना है। अणिमा 1943 में, बेला 1946 में। कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह है। ये सारे के सारे काव्य संग्रह ही हैं जिसे मैं अभी बता रही हूँ। अणिमा 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत गुंज 1954 में और सांध्य काकली 1969 में। यह जो सांध्य काकली इनका काव्य संग्रह है, उनके मृत्यु के बाद इस सांध्य काकली का प्रकाशन हुआ था। इनकी प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और इनकी अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ 1961 में। इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ है। अभी मैंने तुरंत बताया है कि अनामिका के दो संस्करण है। प्रथम संस्करण 1923 में और दूसरा संस्करण 1938 में और इनका अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली 1969 में। अगला प्रश्न है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार है। विकल्प में है, पहला विकल्प है हिंदी भाषा का विकास, दूसरा विकल्प डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, तीसरा विकल्प है हिंदी का गद्य साहित्य और चौथा विकल्प है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ है, इसके लेखक है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख। हिंदी भाषा का विकास ये जो रचना है, ये इतिहास जो ग्रंथ है, ये 1924 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी का गद्य साहित्य ये इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है। इस ग्रंथ के लेखक है रामचंद्र तिवारी और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इसका प्रकाशन 2003 ईस्वी में हुआ है और इस इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं सुमन राजे। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल कहा जाता है? विकल्प में है बालकांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड और चौथा विकल्प है सुंदर कांड। तो रामचरितमानस ये जो रचना है इसका प्रकाशन हुआ है 1574 ईस्वी में और इसके लेखक हैं तुलसीदास। यह रचना अवधी भाषा में लिखी गई है। इस रचना में 7 सर्ग हैं जिन्हें कांड कहा गया है। पहला कांड है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसमें सबसे बड़ा कांड है बालकांड और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड को माना गया है। लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है कि रामचरितमानस के किस कांड को
हृदय स्थल कहा जाता है? तो रामचरितमानस के अयोध्या कांड को हृदय स्थल कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ है? विकल्प में है इस्तवार दौला लित्रित्योर एंदुई एंदुस्तानी मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। गारसादा तासी ये फ्रेंच के विद्वान हैं। इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में इस्तवार दो ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ को लिखा है। इस रचना के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें। यह जो रचना है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इसके लेखक तो गारसादा तासी हैं, जिन्हें पहला इतिहास लेखक होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस ग्रंथ को यानी कि द इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी को द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से प्रकाशित करवाया था। इस ग्रंथ का प्रकाशन 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ है। प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं। पहला भाग है 1839 में और दूसरा भाग है 1847 में। फिर दूसरे संस्करण का प्रकाशन 3 भागों में हुआ है। प्रथम 2 भाग 1870 में और तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित है। इसके प्रथम संस्करण के गारसादा तासी का जो पहला संस्करण है जिसके 2 भाग है, उस 2 भागों का अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने पहले भाग का अनुवाद तबकात सशुअरा एवं दूसरे भाग का अनुवाद तज़किरा ई शुअराई हिंदी नाम से फारसी भाषा में 1848 ईस्वी में किया है। इसके बाद इस ग्रंथ का 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी भाषा में अनुवाद किया। अगर इस ग्रंथ के बारे में देखें हम लोग कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो रचना है ये तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और इसमें रचनाकारों की जो संख्या थी, कुल संख्या वो 738 थी, जिसमें हिंदी रचनाकारों की संख्या मात्र 72 थी। इस रचना में कुल 24 अध्याय हैं और यह जो रचना है यह वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है, जिस वजह से इसमें हिंदी के प्रथम कवि अंगद का नाम आता है, जो कि एक रीतिकालीन कवि है, और अंतिम कवि के रूप में हेमंत का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में न तो प्रथम कवि का उल्लेख किया गया है और न ही इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया है। और गारसादा तासी को हिंदी का प्रथम इतिहास लेखक प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा मानते हैं। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकल्प में है यामा, पल्लव, आशु और अनामिका। दूसरा विकल्प है अनामिका, आशु, पल्लव, यामा। तीसरा विकल्प है पल्लव, यामा, अनामिका, आशु और चौथा विकल्प है आशु, अनामिका, यामा और पल्लव।
तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से पहले इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष हम लोग देखेंगे। अनामिका जो है ये 1923 ईस्वी में है, यामा 1940 में है, आशु 1925 में है और पल्लव 1928 में है। अनामिका के लेखक निराला है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी एमसीक्यू में बताया है। यामा के रचनाकार है महादेवी वर्मा, आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित था और पल्लव प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो इसमें क्रम को देखना है तो सबसे पहले कौन सी रचना आएगी, तो सबसे पहले 1 नंबर में आ जाएगी अनामिका, दूसरे नंबर में आंसू, तीसरे नंबर में पल्लव और चौथे नंबर में आ जाएगा यामा। तो इस अनुसार इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर ख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका ने जूही की कली रचना को अश्लीलता का आरोप लगाकर छापने से इनकार कर दिया? यह जो रचना है ये 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और निराला की प्रथम काव्य रचना है। विकल्प में है हंस, सरस्वती, वागर्थ और प्रतीक। तो जूही की कली यह जो निराला की रचना है इस पे अश्लीलता का आरोप लगा करके हंस पत्रिका ने छापने से मना कर दिया। उस समय हंस पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके यहाँ जब ये इस पत्रिका हंस पत्रिका के लिए जब यह रचना आई, सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, इस प्रश्न का सही उत्तर है सरस्वती पत्रिका। जब निराला ने जूही की कली रचना को सरस्वती पत्रिका के लिए भेजा तो उस समय सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इस जूही की कली रचना को इस पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है, रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ की दूध की तरह है, यह विचार किस विद्वान का है? विकल्प में है प्रेमचंद, अज्ञेय, कमलेश्वर और मार्कंडेय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ की दूध की तरह है, यह विचार मार्कंडेय जी का है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के लेखक हैं? विकल्प में डॉक्टर नगेंद्र, इला चंद्र जोशी, नंद दुलारे वाजपेयी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। रस सिद्धांत 1964 के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र आलोचक है, ये इनकी आलोचनात्मक रचना है। इनकी अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1939, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, विचार और विवेचन 1944, रीति काव्य की भूमिका 1949, देव और उनकी कविता 1949, विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता के मुख्य प्रवृत्तियां 1951, विचार और विश्लेषण 1955, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका 1955, अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957, काव्य में उदात्त तत्व 1958, अनुसंधान और आलोचना 1961, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962, रस सिद्धांत 1964, आलोचक की आस्था 1966, काव्य बिंब 1976, चेतना के बिंब 1976, आस्था के चरण 1968,
नई समीक्षा नए संदर्भ 1970, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 1972, शैली विज्ञान 1976, मिथक और साहित्य 1979, साहित्य का समाजशास्त्र 1982, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि 1985, मैथिली शरण गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन 1986, प्रसाद और कमायनी पुनर्मूल्यांकन का प्रश्न 1990 आदि इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के आधार पर आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम करने की चेष्टा किस विद्वान ने किया था? विकल्प में है ग्रियर्सन, जैस्पर्स, अस्कोली और गिलक्राइस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, अस्कोली। अगला प्रश्न है, परंपरा की अवधारणा सिद्धांत के जनक है। विकल्प में है टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, क्रोचे और चौथा विकल्प है कॉलरिज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। परंपरा की अवधारणा ये जो सिद्धांत है इसके जनक है टी.एस. इलियट। इनके अन्य सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत। रिचर्ड्स के सिद्धांतों के बारे में देखें तो इनका है मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत। क्रोचे का है अभिव्यंजनावाद और कॉलरिज ने दिया है कल्पना का सिद्धांत और फैंटेसी का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? विकल्प में है सिंधी, मगही, मैथिली और कोंकणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, मगही। संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। प्रारंभ में मूल रूप से हिंदी सहित 14 भाषाएं सम्मिलित है। बाद में धीरे धीरे इस संविधान के इस 8वीं अनुसूची में धीरे धीरे 22 भाषाओं को सम्मिलित कर लिया गया। संविधान के 21वें संशोधन 1967 में सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया और इसको शामिल करने से भाषाओं की संख्या हो गई 15। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 21वें संविधान संशोधन 1968 में सिंधी भाषा को जोड़ने से भाषाओं की संख्या हो गई 15। फिर 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ने से भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 18। इसके बाद संविधान के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को सम्मिलित कर भाषाओं की संख्या 22 हो गई। अष्टम अनुसूची में अब तक भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वे 22 भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। अगला प्रश्न है, हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प में है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और चौथा विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यह जो कथन है
यह जो कथन है कि हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा था कि हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। और एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के समय हिंदी के संबंध में कहा कि भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विकल्प में है गोरखनाथ, जालंधर नाथ, आदिनाथ और चरपट नाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को कहा जाता है। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जन भाषा में जिस साहित्य की रचना की गई थी उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध परंपरा का विकसित रूप ही नाथ साहित्य को मानते हैं। नाथों की संख्या 9 है। इन नाथों में है आदिनाथ जिन्हें शिव माना गया है, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिरीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ और गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, इसमें नाथ संप्रदाय के बारे में भी हम देखें थोड़ा सा, तो इसमें नाथ संप्रदाय में गुरु को विशेष रूप से स्थान दिया गया है। इसमें नाथ साहित्य में मनोविकारों की निंदा की गई है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इसकी निंदा की गई है। इसके साथ ही नारी निंदा भी की गई है और नारी निंदा जो है वो सर्वप्रथम नाथ साहित्य में ही मिलता है। इसमें गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर का भाव इस नाथ साहित्य का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष है। नाथ संप्रदाय में हठ योग साधना प्रणाली पर विशेष रूप से बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अप्रस्तुत योजना शब्द के प्रथम प्रयोक्ता है। विकल्प में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र तिवारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अप्रस्तुत योजना के लिए अप्रस्तुत योजना शब्द के प्रथम प्रयोक्ता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग। अप्रस्तुत योजना जो है यह काव्य का प्राण तत्व कहलाता है। अप्रस्तुत योजना से अलंकृत काव्य श्रोता एवं पाठक को काव्य का आनंद प्रदान करने में समर्थ होता है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रतिभा के संबंध में उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? विकल्प में हेमचंद्र, वामन, मम्मट और भट्टतौत। प्रतिभा ये काव्य हेतु के भेद माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो यहाँ पर प्रतिभा के संबंध में पूछा गया है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता यह कथन किस आचार्य का है? विकल्प में हेमचंद, वामन, मम्मट और भट्टतौत। तो यह जो कथन है यह कथन है भट्टतौत का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। प्रतिभा से संबंधित हेमचंद्र का कथन है, हेमचंद्र जो है ये अपने ग्रंथ है शब्दानुशासन। उस ग्रंथ में प्रतिभा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा
मतलब कि नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा कहलाती है। वामन ने इन्होंने इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। उस ग्रंथ में प्रतिभा को परिभाषित करते हुए प्रतिभा के संबंध में कहते हैं कि कवित्वस्य बीज प्रतिभानम, कवित्वस्य बीजम जन्मांतरगत संस्कार विशेष। कहने का मतलब है कि प्रतिभा जो है वो जन्म जन्मांतर से प्राप्त कोई संस्कार है और यही जो संस्कार है यह विशेष है और यह विशेष ही कवित्व का बीज है। मम्मट को यदि देखें तो मम्मट ने काव्य प्रकाश रचना में लिखा है कि शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेष, अर्थात शक्ति जो है, शक्ति ही क्या है, प्रतिभा है। इन्होंने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है मम्मट ने और ये कहते हैं कि शक्ति जो है ये कवित्व बीज रूप कोई संस्कार विशेष है। अगला प्रश्न है एलिमेंट्स ऑफ सीमियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प में है रोला बार्थ, फर्दिनांद द सस्योर, फ्रायड और एडलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। एलिमेंट्स ऑफ सीमियोलॉजी पुस्तक के लेखक है रोला बार्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। इनकी एक और पुस्तक है द फैशन सिस्टम। अगला प्रश्न है आदिवासी विमर्श से संबंधित रचना वन लक्ष्मी उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा, उदय शंकर भट्ट, देवेंद्र सत्यार्थी, योगेंद्र नाथ सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। वन लक्ष्मी के लेखक हैं योगेंद्र नाथ सिन्हा और यह जो रचना है ये योगेंद्र नाथ सिन्हा ने 1956 ईस्वी में लिखा है। इस रचना में बिहार के हो आदिवासियों के जीवन पर आधारित आदिवासी कन्या बुदनी और एक अंग्रेज जफरन की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। वृंदावन लाल वर्मा ने आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास लिखा है कचनार 1947 ईस्वी में। इस रचना में कचनार उपन्यास में धामोनी अंचल के गोंड जनजातियों के जीवन पर आधारित है और ये कचनार जो है ये इस उपन्यास की नायिका है। उदय शंकर भट्ट ने लिखा है सागर लहरें और मनुष्य। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ है और इस रचना में बंबई के बरसोवा अंचल के कोली जाति के मछुआरों का चित्रण किया गया है और इस उपन्यास की नायिका है रत्ना। देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है 1952 ईस्वी में रथ के पहिए। इस रचना में गोंड आदिवासियों से संबंधित गोंड आदिवासियों का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है MCQ 6 का ये अंतिम प्रश्न है। इसमें अंतिम प्रश्न है हमारा दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विकल्प में है मानवीकरण अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क, मानवीकरण अलंकार। ये संध्या सुंदरी रचना से लिया गया है। संध्या सुंदरी निराला की प्रकृति संबंधी रचना है। उन्होंने प्रकृति का ही मानवीकरण कर दिया है। मानवीकरण अलंकार में मानवीकरण अलंकार हम उसे कहते हैं जहाँ प्रकृति के जड़ वस्तुओं पर यानी निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय चेतना का आरोप किया जाए, यानी कि जड़ वस्तुओं पर
जड़ वस्तुएं भी मानव जैसी क्रियाएं करने लगती है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसा कि इस पद में दिया गया है कि दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। इस MCQ 6 में इतना ही। पुनः उपस्थित होती हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।